नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस क्लास में। और मैं आपके लिए लेके आ गया हूं आपकी इंपॉर्टेंट क्लास, और ये क्लास बेस्ड होगी हमारे एबीएम के लिए, संकल्प सीरीज। फटाफट आज की हम क्लास अपनी स्टार्ट करेंगे दोस्तों। सीआईबी संकल्प सीरीज पेपर 1 एबीएम एडवांस बैंक मैनेजमेंट। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा, जिसके ऊपर हमारे क्वेश्चंस बेस्ड होंगे, रिस्क मैनेजमेंट और क्रेडिट रेटिंग। ठीक है दोस्तों, तो रिस्क मैनेजमेंट और क्रेडिट रेटिंग हमारा आज का टॉपिक है। एक बार देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों, बस अब आपको देना शुरू करना है आंसर। फटाफट सभी दोस्त जुड़ जाइए, जितने भी दोस्त हैं सभी दोस्त जुड़ जाइए। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। हाउ मैनी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैव बीन परमिटेड बाय आरबीआई टू फंक्शन। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितनी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को परमिशन प्रोवाइड की है, अथॉरिटी प्रोवाइड की है कि वो भारत में फंक्शन ऑर्गेनाइज कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 4। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात करें तो भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने टोटल 4 CICs को अप्रूवल प्रोवाइड किया हुआ है। 4 CICs को अप्रूवल प्रोवाइड किया हुआ है। और ये जो 4 CICs हैं दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पहले तो 4 हो जाएगा। ठीक, ये कॉमन क्वेश्चन है इसलिए इसको मैंने नंबर नहीं दिया, इजी भी है बट इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के हिसाब से। 4 CICs हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें तो वो 4 CICs कौन सी हैं, वो 4 CICs कौन सी हैं। सबसे पहली जो CIC है, जो सबसे पहली CIC है, उसका नाम क्या है दोस्तों, उसका नाम है सिबिल। सबसे पहली सिबिल है, फिर इक्विफैक्स है, फिर एक्सपीरियन है, फिर CRIF हाई मार्क है। ठीक है, ये जो 4 हमारी क्या है, ये जो 4 हमारी रेटिंग मतलब जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं, ये आरबीआई के तहत रजिस्टर्ड है। एक्सपीरियन आपके सामने है, CRIF हाई मार्क है, आपके पास इक्विफैक्स है और सिबिल है। ठीक है दोस्तों, पार्ट ऑफ ट्रांस यूनियन। तो ये हमारी 4 क्या है दोस्तों, CICs हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमंग द गिवन विच वन इज नॉट अ रिस्क मेंशन्ड इन बेसिल 2 अकॉर्ड। तो इस समय तो अब बेसिल 3 की बात चल रही है, लेकिन बेसिल 2 अकॉर्ड में इनमें से वो कौन सा रिस्क है जिसको नहीं डिफाइन किया गया है या नहीं बात की गई है। पहला ऑप्शन है ऑपरेशनल रिस्क, दूसरा है मार्केट रिस्क, तीसरा है डिफॉल्ट रिस्क और चौथा है क्रेडिट रिस्क। तो आप सभी को बता दें कि जब भी आप बेसिल 2 पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं दोस्तों, बेसिल 2 नॉर्म्स पढ़ते हैं। वहां पे अगर आप देखोगे तो आपको 3 प्रकार के रिस्क बताए गए हैं। अकॉर्डिंग टू बेसिल नॉर्म्स रिस्क आपको कितने प्रकार के बताए गए हैं, 3 प्रकार के रिस्क आपको बताए गए हैं दोस्तों। जो पहला रिस्क है वो क्या होता है सर, क्रेडिट रिस्क। पहला जो रिस्क है वो कौन सा रिस्क बताया गया, क्रेडिट रिस्क। दूसरा जो रिस्क है वो है ऑपरेशनल रिस्क। कौन सा है, ऑपरेशनल रिस्क। और तीसरा जो रिस्क होता है दोस्तों वो कौन सा होता है, मार्केट रिस्क। ठीक, अब यहां से आपसे क्वेश्चन मार्केट रिस्क, तो अब आपसे पूछा क्या गया है कि विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ बेसिल 2 अकॉर्डिंग टू द रिस्क। यहां पे जो डिफॉल्ट रिस्क होता है दोस्तों, ये पार्ट नहीं है। अब देखो, डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है कि जब कोई बोरोवर अपना रीपेमेंट करने में असमर्थ हो जाए तो उसे डिफॉल्ट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और जब ऐसी कंडीशन बनती है तो उसे नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे क्रेडिट रिस्क कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, सी, डिफॉल्ट रिस्क इज नॉट अ पार्ट ऑफ बेसिल 2 अकॉर्ड। अब जो 3 रिस्क होते हैं, सबसे पहला जो रिस्क होता है बेसिल 2 अकॉर्ड के अनुसार वो ऑपरेशनल रिस्क होता है। द एग्जाम्पल ऑफ सच रिस्क आर लॉसेस ड्यू टू फ्रॉड, डिसरप्शन ऑफ बिजनेस ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज, है ना, क्लाइमेटीज। ठीक है, तो अब इसमें अगर आप देखोगे तो फ्लड भी आ सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है। दे आर रिस्क इमेनेटिंग फ्रॉम फेलियर ऑफ पीपल और प्रोसेस और बोथ। तो कुल मिला के जो ऑपरेशनल रिस्क होता है वो 2 चीजों पे डिपेंड करता है सर। 2, पहला कि अगर पीपल का फेलियर है, किसका, पीपल का फेलियर है, या दूसरा सिस्टम का फेलियर है। किसका फेलियर है, सिस्टम का फेलियर है। तो वहां पे आपको ऑपरेशनल रिस्क देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम मार्केट रिस्क की बात करते हैं तो मार्केट रिस्क क्या होता है, दीज आर द रिस्क रिजल्टिंग फ्रॉम एडवर्स
मार्केट मूवमेंट, ये रिस्क तब आता है जब एडवर्स मार्केट मूवमेंट आता है, जैसे इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाते हैं या एक्सचेंज रेट चेंज हो जाते हैं, है ना। सो इन सब से जो रिस्क बनता है उसे हम लोग मार्केट रिस्क कहते हैं। सो दे आर रिस्क इमेनेटिंग फ्रॉम एडवर्स एंड अनडिजायर्ड बट अनकंट्रोलेबल प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। और तीसरा यहां लिखा है क्रेडिट रिस्क, और इसका मतलब होता है कि इन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज क्रेडिट रिस्क इज अ नॉन पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट बाय द बोरोवर टू द लेंडर। तो यहां पे हमारा क्रेडिट रिस्क जनरेट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बेस अमंग द गिवन विच वन इज नॉट करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ बेसिल, इनमें से कौन सा बेसिल के रिगार्डिंग सही नहीं है। सो बेसिल एक अकॉर्ड है, बिल्कुल सही है। अ सेट ऑफ गाइडलाइंस है ऑन कैपिटल एडुकेसी, ठीक है, बिल्कुल सही है। अ प्लेस इन स्विट्जरलैंड, बेसिल इज अ प्लेस इन स्विट्जरलैंड। सो ये तीनों तो स्टेटमेंट सही हैं बेसिल के अकॉर्डिंग। अब चौथा क्या कहता है, बैंकिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑन इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ बेसिल। तो इन्होंने यही पूछा था कि विच इज नॉट करेक्ट। सो इस हिसाब से जो नॉट करेक्ट आंसर होगा हमारा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, डी हमारा नॉट करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा समझ लें बेसिल के बारे में, जो बेसिल को थोड़ा सा पढ़ लें जिससे ओवरव्यू तैयार हो जाए। सो बेसिल एक सिटी है स्विट्जरलैंड में, और इट इज अ हेडक्वार्टर ऑफ ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट दैट इज नोन एज BIS, और विच फोस्टर कोऑपरेशन अमंग सेंट्रल बैंक्स विद अ कॉमन गोल ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ बैंकिंग रेगुलेशंस। सो जितने भी देश बेसिल के मेंबर हैं उन देशों के केंद्रीय बैंक या जो एपेक्स अथॉरिटीज हैं जो फाइनेंस मतलब जो देखती हैं, उनका एक संगठन है। और ये संगठन सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि वैश्विक स्तर पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे, या वो गाइडलाइन जारी की जाए जिससे कि जो हमारा मतलब ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम है वो क्रैश ना हो। ठीक है दोस्तों, सो ये 1930 में स्टैब्लिश हुआ था, और बेसिल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन इज हाउस्ड इन द BIS ऑफिस इन बेसिल स्विट्जरलैंड। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ BCBS। BCBS का सही एक्सपेंशन आपको बताना है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCBS। तो अभी मैंने 2 मिनट पहले ही 2 सेकंड पहले ही आपको BCBS का फुल फॉर्म बताया है। BCBS का फुल फॉर्म मैंने आपको 2 सेकंड पहले ही बताया है। ठीक है दोस्तों, तो अब BCBS का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो मैंने आपको BIS का भी बताया कि ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट या बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, और वहीं BCBS का क्या होता है, बेसिल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। ठीक है, बेसिल कमिटी ऑन बैंकिंग supervision. ठीक, so the correct answer is Basel Committee on Banking Supervision. So what is BCBS means? Basel Committee on Banking Supervision. The Basel Committee on Banking Supervision is a committee of banking supervisory authorities. बैंक के जितने भी देश मेंबर हैं उनके जो केंद्रीय बैंक हैं या एपेक्स अथॉरिटीज हैं जो बैंकिंग सिस्टम को सुपरवाइज करती हैं। सो बैंकिंग सुपरवाइजरी अथॉरिटीज की एक कमिटी है that was established by the Central Bank of Governors of the Group of 10 countries in 1974। ठीक है दोस्तों, सो जो BCBS है उसका फॉर्म भी क्या हो गया, बेसिल कमिटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन, was established in 1974, और इसमें जितने भी देश बेसिल के मेंबर हैं उनके केंद्रीय बैंक के गवर्नर सदस्य होते हैं, जो कमिटी होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि अमंग द गिवन with which of the following norm the Basel guidelines are applicable in bank। तो आपको बताना है कि इनमें से किस क्षेत्र में BCBS या बेसिल गाइडलाइंस जारी की जाती हैं, एप्लीकेबल होती हैं। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट गाइडलाइंस, कैपिटल एडुकेसी और इंटरनेशनल बैंकिंग रिलेशन। सो अब इस क्वेश्चन का जब आप आंसर देखोगे, क्या देखोगे दोस्तों, जब इस क्वेश्चन का आप आंसर देखोगे तो आपको यहां पे सीधा सीधा देखने को मिलेगा कैपिटल एडुकेसी। दिस इज द फर्स्ट पिलर, दिस इज द फर्स्ट पिलर ऑफ बेसिल नॉर्म्स। सो अगर आप देखोगे पूंजी पर्याप्तता, यानी सभी बैंकों के पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी रहे, अगर रिस्क आए तो बैंक लगा पाए। ठीक है दोस्तों, सो इसी को हम लोग कहते हैं मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट या कैपिटल एडुकेसी। ठीक है दोस्तों, सो द करेक्ट आंसर इज कैपिटल एडुकेसी। अब देखिए, अगर हम बात करें तो 3 पिलर्स होते हैं। हाउ मेनी पिलर्स इन बेसिल्स? देयर आर 3 पिलर्स, और मैं ये पिलर लेके आया हूं वो बेसिल 3 के अकॉर्डिंग लेके आया हूं। सो पहला जो पिलर है दोस्तों वो क्या कह रहा है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी कम से कम आपके पास उतनी पूंजी हो
हो कि अगर रिस्क आए तो आप लगा सकें, जिसमें आपको एडिशनल रिफाइंड कैपिटल बेसिस रखना पड़ेगा, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो होना चाहिए, है ना, कैपिटल कंजर्वेशन बफर होना चाहिए अलग अलग, है ना, और इसके साथ साथ CAR सभी बैंकों को रखना है, और CAR को ही क्या कहा जाता है, CRAR क्या कहा जाता है, CRAR कहा जाता है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो। सेकंड पिलर होता है सुपरवाइजरी रिव्यू, और थर्ड पिलर होता है मार्केट डिसिप्लिन। ठीक है दोस्तों, सो मार्केट डिसिप्लिन में ही हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क। ठीक है दोस्तों, रेगुलेटरी कैपिटल कंपोनेंट्स होते हैं, डिटेल्ड रिकंसिलेशन ऑफ कैपिटल आपको रखना पड़ता है, रेगुलेटरी कैपिटल रेशियो होना चाहिए, सिक्योरिटाइजेशन एक्सपोजर्स होने चाहिए। वहीं जब हम सुपरवाइजरी रिव्यू की बात करते हैं तो बैंक को एक तो इंटरनल सुपरवाइजरी भी रखनी चाहिए, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो RBI बैंकों को सुपरवाइज करता है, क्योंकि यहां कहा गया है सभी देश के केंद्रीय बैंक अपने यहां के बैंकों को सुपरवाइज करेंगे। ठीक है दोस्तों, सो सुपरविजन डायलॉग्स की बात करें, फर्म वाइड कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना चाहिए, मैनेजिंग रिस्क कंसंट्रेशन होना चाहिए, और यहां पे अगर हम बात करें तो SREP सुपरवाइजरी रिव्यू इवैल्यूएशन प्रोसेस, जहां पे कैपिटल और गवर्नेंस दोनों ही आ जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, अमंग द फॉलोइंग विद विच द कैपिटल इज लिंक एज पर बेसिल नॉर्म्स। तो जो कैपिटल लिंक होती है बेसिल नॉर्म्स में वो रिस्क वेटेड एसेट्स के आधार पे लिंक होती है, रिस्क वेटेड एसेट्स किसके आधार पे, रिस्क वेटेड एसेट्स के आधार पे। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कैसे। सो अमंग द गिवन कैपिटल इज लिंक टू रिस्क वेटेड एसेट्स एज पर बेसिल नॉर्म्स। कैपिटल एडुकेसी रेशियो जब आप फाइंड करते हो तो आपको सबसे पहले टोटल कैपिटल निकालनी पड़ती है, जिसमें Tier 1 कैपिटल और Tier 2 कैपिटल दोनों काउंट हो जाती है, और फिर डिवाइड किया जाता है रिस्क वेटेड एसेट्स से। ठीक है दोस्तों, अब रिस्क वेटेड एसेट्स आप किस आधार पे निकाल रहे हैं कि जो आपकी कैपिटल है, अगर आपकी Tier 1 कैपिटल है तो उस पे जो भी आपके पास बैकअप होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, Tier 2 कैपिटल है तो बैकअप कितना होना चाहिए, है ना। सो इसी आधार पे हम लोग क्या निकालते हैं, अपनी रिस्क वेटेड एसेट्स। ठीक है, जैसे मैं बता दूं, अगर मान लीजिए कोई बैंक है और बैंक ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा निवेश कर रखा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, ठीक है, तो यहां पे जो रिस्क वेटेड है वो 0 है, सो यहां पे कोई बैकअप नहीं रखना पड़ेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज हैं, ठीक है, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज हैं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज हैं, है ना, सो वहां पे अगर आप रिस्क देखोगे तो 20% तक का रिस्क होता है। ठीक है, सो ये ध्यान में रखना होता है कि आपको कितना मतलब बैकअप के तौर पे रखना है, उसी की बात यहां पे की जा रही है। ठीक है दोस्तों, सो रिस्क वेटेड एसेट्स अगर आप निकालेंगे तो Tier 1 कैपिटल प्लस Tier 2 कैपिटल अपॉन कैपिटल एडुकेसी रेशियो आप रख दोगे। अगर ये वैल्यू आपको दी है तो आप रिस्क वेटेड एसेट्स को फाइंड कर लोगे। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। किस पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। अमंग द गिवन विच वन इज द एक्सटर्नल फैक्टर विच अफेक्ट द क्रेडिट रिस्क। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा फैक्टर ऐसा है जो एक्सटर्नल फैक्टर है और क्रेडिट रिस्क को अफेक्ट करता है। पहला, गवर्नमेंट पॉलिसीज, फॉल्टी लोन एंड रीपेमेंट स्ट्रक्चरिंग, over exposure of credit to particular segment, lack of an efficient recovery machinery। so जो फॉल्टी लोन और रीपेमेंट स्ट्रक्चरिंग है ये इंटरनल होता है दोस्तों, इंटरनल होता है। वहीं पे ओवर एक्सपोजर, मान लीजिए किसी सेक्टर को उतने पैसे की आवश्यकता नहीं जिस पे आप ज्यादा से ज्यादा लोन दे रहे हैं, तो ये भी एक इंटरनल ही है। और लैक ऑफ एफिशिएंट रिकवरी मशीनरी, ये भी इंटरनल है। तो ये तीनों तो इंटरनल है, लेकिन जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर होता है जो प्रभावित करता है क्रेडिट रिस्क को। किसको प्रभावित करता है, क्रेडिट रिस्क को। सो अमंग द ऑल ओनली गवर्नमेंट पॉलिसी इज द एक्सटर्नल फैक्टर विच अफेक्ट द क्रेडिट रिस्क, जो क्रेडिट रिस्क को प्रभावित करता है। वाइल अदर लाइक फॉल्टी लोन एंड रीपेमेंट स्ट्रक्चरिंग, over exposure of credit to a particular segment, lack of an efficient recovery machinery are not among the external factor। ये सभी एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7, among the given which one is the internal factor which affect the credit risk। अब आपको इंटरनल फैक्टर बताना है जो क्रेडिट रिस्क को प्रभावित करता है। पहला, excessive lending to cyclical industries,
लो क्वालिटी ऑफ क्रेडिट अप्रेजल एंड मॉनिटरिंग, डिफिशियंसीज इन लोन पॉलिसी ऑफ द लोन और प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी ऑफ अदर कंट्रीज। चलिए, तो अब आपको बताना विच अमंग इज द वन ऑफ द इंटरनल, आपको बताना कि इसमें से इंटरनल फैक्टर कौन सा है। फटाफट सभी दोस्त बताते जाइए कि इंटरनल फैक्टर कौन सा है। सो अब आपसे इंटरनल फैक्टर पूछा गया है। देखिए, अब इस क्वेश्चन को अगर आप समझेंगे तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो 3 इंटरनल के आंसर दिए गए हैं। ये 3 इंटरनल के आंसर है, तो इसमें आप यहां पे कर लीजिए नॉट इंटरनल, या आप लिख लीजिए एक्सटर्नल। क्या लिख लीजिए? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल ही यहां पे आंसर के तौर पे होगा। सो जो एक्सेसिव लेंडिंग टू साइक्लिकल इंडस्ट्रीज है, ये इंटरनल मतलब एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है। लो क्वालिटी ऑफ क्रेडिट अप्रेजल, ये भी एक्सटर्नल नहीं है। डिफिशियंसीज इन द लोन पॉलिसी ऑफ द बैंक, ये भी एक्सटर्नल नहीं है। लेकिन जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी ऑफ अदर कंट्रीज है, ये आपका क्या होता है दोस्तों? एक्सटर्नल फैक्टर होता है। क्या होता है? एक्सटर्नल। ये एक्सटर्नल फैक्टर है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको एक्सटर्नल का ही आंसर देना पड़ेगा। सो आपको यहां पे ध्यान रखना है, इज नॉट इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर बताना है आपको। क्या बताना है? एक्सटर्नल फैक्टर बताना है। ठीक है। सो यहां पे जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज होती है अदर कंट्रीज की, उसको यहां पे आंसर दिया गया है। अब ये प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी होता क्या है? सो प्रोटेक्शनिस्ट जो प्रोटेक्शनिज्म अगर की बात करें तो ऐसी पॉलिसीज जो प्रोटेक्ट करती हैं डोमेस्टिक मार्केट को फॉरेन कंपटीशन से। ठीक है दोस्तों, है ना? इंपोर्ट कोर्ट्स के द्वारा, सब्सिडीज के द्वारा और अदर रिस्ट्रिक्शंस के द्वारा जो कि प्लेस की जाती हैं इंपोर्ट पर, ठीक है, फॉर फॉरेन कंपटीटर। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो लेवल एक्शन फॉर मिटिगेटिंग द क्रेडिट रिस्क? माइक्रो लेवल रिस्क नहीं है। विच वन इज नॉट अ माइक्रो लेवल रिस्क? इनमें से कौन सा माइक्रो लेवल रिस्क नहीं है? ठीक है दोस्तों, चलिए, which one is not a micro level risk, which one is not a micro level action to mitigate the credit risk? Improving sanctioning and delivering process, of obsession of the collateral securities, monitoring and review the individual proposals categories of proposals, or periodical review of the exposures limit फॉर बिजनेस और इंडस्ट्री सेगमेंट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? डी इज द करेक्ट आंसर। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। कैसे? अमंग द गिवन द फॉलोइंग इज अ माइक्रो लेवल एक्शन फॉर मिटिगेशन द क्रेडिट रिस्क। फर्स्ट वन, इंप्रूविंग सैंक्शन एंड डिलीवरी प्रोसेस, ऑब्टेंशन ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटीज, मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग द इंडिविजुअल प्रपोजल्स कैटेगरीज ऑफ प्रपोजल। जबकि डी की बात करें, जो पीरियोडिकल रिव्यू होता है एक्सपोजर्स लिमिट के लिए, वो बिजनेस और इंडस्ट्री सेगमेंट में अगर हम बात करें तो माइक्रो लेवल एक्शन में काउंट नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 9, among the given which statement is correct in context to the credit derivative products? अब आपको क्रेडिट डेरिवेटिव प्रोडक्ट बताना है, तो जो पहला ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, these are used to hedge credit risk to the bank, the protection buyer is lending bank, the protection seller can be another bank or any other organization। अब आपको बताना है कि जो क्रेडिट डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में सही स्टेटमेंट कौन सा है? विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग, विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्रेडिट डेरिवेटिव प्रोडक्ट? आपको बताना क्रेडिट डेरिवेटिव प्रोडक्ट को कि विच वन इज द करेक्ट रिगार्डिंग क्रेडिट डेरिवेटिव प्रोडक्ट। तो पहला ऑप्शन आपको बताया गया है, दीज आर यूज्ड टू हेज क्रेडिट रिस्क टू द बैंक, द प्रोटेक्शन बायर इज द लेंडिंग बैंक,
द प्रोटेक्शन सेलर कैन बी अनदर बैंक और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पे जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। चलिए अब देखिए, दीज आर यूज टू हैज क्रेडिट रिस्क टू द बैंक, ठीक है। द प्रोटेक्शन बायर इज द लेंडिंग बैंक और प्रोटेक्शन सेलर कैन बी अनदर बैंक और अनदर जो एंटिटीज हैं वो। सो above given all the statement is correct in context of credit derivative product। ठीक है दोस्तों, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10, among the given which will not come under the category of internal factor that affect the business। आपको बताना है इनमें से वो कौन सा है जो इंटरनल फैक्टर के तहत नहीं आता है। डिफिशियंसी इन द लोन पॉलिसी ऑफ द बैंक, लो क्वालिटी ऑफ क्रेडिट अप्रेजल एंड मॉनिटरिंग, लैक ऑफ द इफिशिएंट रिकवरी मैकेनिज्म और एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। यही डी आंसर होना चाहिए इसका। क्या होना चाहिए? डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऊपर के तीनों इंटरनल फैक्टर्स हैं। सो अब यहां पे एक बार देख लेते हैं कि क्या हमारा एक्सटर्नल फैक्टर होता है और क्या हमारा इंटरनल फैक्टर होता है। जब हम एक्सटर्नल फैक्टर की बात करते हैं तो दीज फैक्टर अफेक्ट द बिजनेस ऑफ अ कस्टमर, ठीक है, एंड रिड्यूस हिज कैपेबिलिटी टू ओनर द टर्म ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विद द बैंक। सो जो एक्सटर्नल फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो किसी बिजनेस कस्टमर के बिजनेस को प्रभावित करते हैं, जिससे कि उस कस्टमर की जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के लिए कंडीशन बनी थी बैंक के साथ वो कंप्लीट करने में असमर्थता हो जाती है। द मेन एक्सटर्नल फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं ओवरऑल क्वालिटी ऑफ क्रेडिट पोर्टफोलियो ऑफ अ बैंक। तो जो मेन एक्सटर्नल फैक्टर जो कि बैंक के क्रेडिट पोर्टफोलियो को प्रभावित करते हैं वो एक्सचेंज रेट होता है, इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन होता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज होता है, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज होता है ना, और पॉलिटिकल रिस्क होता है। तो ये चार चीजें याद रखिएगा, एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज ऑफ अदर कंट्रीज और पॉलिटिकल रिस्क एक्सेट्रा। वहीं पे जब हम इंटरनल फैक्टर की बात करते हैं तो दीज आर मेनली रिलेट टू ओवर एक्सपोजर ऑफ क्रेडिट टू अ पर्टिकुलर सेगमेंट और ज्योग्राफिकल रीजन। आप किसी विशेष क्षेत्र में या किसी विशेष सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरे सेक्टर को सफिशिएंट पैसा नहीं मिल रहा। दूसरा, एक्सेसिव लेंडिंग टू अ साइक्लिकल इंडस्ट्रीज, साइक्लिकल इंडस्ट्रीज को आप ज्यादा पैसा पहुंचा रहे हैं। इग्नोरिंग पर्पस ऑफ लोन, फॉल्टी लोन और रीपेमेंट स्ट्रक्चरिंग, डिफिशियंसी इन द लोन पॉलिसी ऑफ द बैंक, लो क्वालिटी ऑफ क्रेडिट अप्रेजल एंड मॉनिटरिंग एंड लैक ऑफ एन इफिशिएंट रिकवरी मैकेनिज्म। अगला क्वेश्चन आ जाता है, विच among the given the credit rating is a system of which of the following risk। तो जो क्रेडिट रेटिंग सिस्टम है, जो क्रेडिट रेटिंग सिस्टम बनाया गया है, जो क्रेडिट रेटिंग सिस्टम बनाया गया है वो किसके लिए बनाया गया है? क्रेडिट रेटिंग बनाई गई है सिर्फ इसलिए कि आपको जो आपका रिस्क है उसको मेजर कर पाए, है ना। सो मेजर क्या होता है? मेजरिंग रिस्क। मेजरिंग रिस्क आपके लिए आंसर होना चाहिए। यहां पे क्या होना चाहिए? मेजरिंग रिस्क। तो यहां पे ये आंसर सही हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। सो जो क्रेडिट रेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि आप अपने रिस्क को मेजर कर पाए जब आप लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। सपोज जैसे अगर कोई व्यक्ति जाता है, देखिए समझिएगा, इसको समझ लीजिएगा, बिल्कुल आसान है, इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है ना। तो इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए ये कोई बैंक है और बैंक में एक कस्टमर जाता है, कहता है मुझे लोन चाहिए। एक कस्टमर पहुंचा और उसने क्या कहा? मुझे क्या चाहिए? लोन। उसने कहा मुझे क्या चाहिए? लोन चाहिए, ठीक है। अब जब उनको लोन चाहिए तो लोन के लिए उन्होंने अप्लाई किया। अब बैंक को दो डिसीजन लेने हैं कि लोन को या तो वो अप्रूव्ड कर दे, क्या कर दे? अप्रूव्ड कर दे दोस्तों, या फिर वो नॉट अप्रूव्ड करे, क्या करे? नॉट अप्रूव्ड। तो ये दोनों ही चीज देखिए, अब बैंक तो ऐसा है नहीं कि पहले से कसम खाए बैठा है कि भाई हम लोन नहीं देंगे। वो अब क्वालिटी चेक करेगा कि इनके साथ कोई रिस्क तो नहीं जुड़ा हुआ है। अब वो रिस्क कैसे पता चलेगा? या तो मोहल्ले में जाके पता करें तो उससे तो पता होगा नहीं। तो वो रिस्क पता चलता है बैंक को किसके आधार पे? क्रेडिट स्कोर के आधार पे। किसके आधार पे? क्रेडिट स्कोर के आधार पे। अगर इनका क्रेडिट स्कोर, जैसे अगर हम अपने सिबिल की बात करें, अगर 900 की तरफ कांटा जा रहा है तो इनका लोन अप्रूव्ड हो जाएगा, यही तो होगा, अप्रूव्ड हो जाएगा। और अगर वो कांटा 300 की तरफ जा रहा है तो यहां पे रिजेक्ट होने के चांसेस बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? रिजेक्ट होने के चांसेस, ठीक है। सो ये एक जो रिस्क मेजरमेंट है उसको क्या करता है? क्रेडिट सिस्टम आपको हेल्प करता है, ठीक है दोस्तों। सो इसका ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि अमंग द गिवन वन ऑफ द
बैंक डिपेंड्स फॉर एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग, ठीक है। सो अब आपको बताना है कि अमंग द गिवन इनमें से वो कौन सा है जिस पर बैंक डिपेंड करता है एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग, रेटिंग एजेंसीज पर, एक्सपीरियंस्ड स्टाफ ऑफ द बैंक पर, या बैंकिंग कंसल्टेंट पर, या नन ऑफ द अबव। चलिए, तो जो एक्सटर्नल रेटिंग करती हैं वो रेटिंग एजेंसीज करती हैं, जिसे आप सीआईसीज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सीआईसीज, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो सीआईसीज हो जाएगा। और आपके पास जो सीआईसीज की अगर हम बात करें तो 4 सीआईसीज हैं, अभी मैंने आपको बताया था। एक तो सिबिल है, दूसरी कौन सी है सर? CRIF हाई मार्क। कौन सी है? हाई मार्क है। तीसरी अगर हम बात करें, कौन सी तीसरी अगर हम बात करें तो हमारे पास इक्विफैक्स है, और चौथी एक्सपीरियन है। कौन सी है? एक्सपीरियन। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी रेटिंग एजेंसीज हैं जिनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या कर रखा है? अप्रूव। क्या कर रखा है? अप्रूव। सो द लेवल ऑफ क्रेडिट रिस्क इन्वॉल्व in each loan proposal depends on the unique feature of the proposal. So two similar projects which different promoters may be appraised by the bank as having different credit risk. So same project है but दो promoters अलग अलग हैं, और अगर इस पे लोन देना है तो दोनों पे अलग अलग रिस्क होगा। या सेम प्रमोटर है और दो अलग अलग प्रोजेक्ट हैं तो भी रिस्क अलग अलग होगा। ठीक है दोस्तों, सो वो एनालिसिस होता है किससे? क्रेडिट रेटिंग सिस्टम से। Among the given, which of the following is an approach of assessment of credit risk laid down under Basel II Accord? अब आपको बताना है कि जो बेसिल 2 अकॉर्ड है उसमें जो क्रेडिट रिस्क है ना, क्रेडिट रिस्क है, उसके असेसमेंट के लिए इनमें से कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है? इनमें से कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है? सबसे पहला प्रोसेस है स्टैंडर्डाइज्ड। कौन सा है दोस्तों? स्टैंडर्डाइज अप्रोच है। दूसरा है फाउंडेशन इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच, और एडवांस इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच, और ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ही अप्रोच यूज की जाती हैं दोस्तों, तीनों ही अप्रोच क्या की जाती हैं? यूज की जाती हैं। अमंग द गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोच फॉर असेसमेंट ऑफ क्रेडिट रिस्क लेड डाउन अंडर बेसिल 2 अकॉर्ड। ठीक है दोस्तों, सो यहां पे ये तीनों ही जो अप्रोच है वो यूज की जाती है बेसिल 2 के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 14, अमंग द गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन कंटेक्स्ट टू द स्टैंडर्डाइज अप्रोच? अब आपको बताना है कि स्टैंडर्डाइज अप्रोच के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा सही नहीं है। सो पहला है इट हैज बीन अडॉप्टेड ओनली द फॉरेन बैंक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया। स्टैंडर्डाइज अप्रोच को सिर्फ विदेशी बैंक यूज करते हैं जो भारत में व्यापार कर रहे हैं। It has been adopted by foreign banks operating in India and some of the Indian banks also. It has to be adopted by all the banks by March 2010 and all of the above. तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो all of the above है। विदेशी बैंक भी यूज कर रहे हैं, भारत के बैंक भी यूज कर रहे हैं, और मई 2010 से इसको एप्लीकेबल कर दिया गया है। सो स्टैंडर्डाइज अप्रोच होती क्या है जिसको सभी यूज कर रहे हैं? सो आ ब्रॉड मैथोलॉजी फॉर मेजरिंग क्रेडिट रिस्क। आपको जो क्रेडिट रिस्क को मेजर करना होता है उसके लिए स्टैंडर्डाइज अप्रोच का यूज किया जाता है। एक्सटर्नल क्रेडिट असेसमेंट, ठीक है, एक्सटर्नल क्रेडिट असेसमेंट के आधार पे। सो स्टैंडर्डाइज अप्रोच ऑपरेशनल रिस्क अ मेथड इज कैलकुलेटिंग बिजनेस लाइन कैपिटल रिक्वायरमेंट एस अ परसेंटेज ऑफ इट्स ग्रॉस इनकम। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रो लेवल एक्शन फॉर मिटिगेशन ऑफ क्रेडिट रिस्क? इसमें से कौन सा ऐसा है जो मैक्रो लेवल का एक्शन नहीं है जब रिस्क को मिटिगेट किया जाता है? ठीक है, सो अब पहला ऑप्शन है पीरियोडिकली रिव्यू ऑफ द एक्सपोजर नॉर्म्स फॉर सिंगल एंड ग्रुप बोरोवर्स। सो एक निश्चित समय अंतराल पर रिव्यू किया जाता है एक्सपोजर नॉर्म्स को जो कि सिंगल बोरोवर और ग्रुप बोरोवर दोनों पर लागू होते हैं। इंप्रूविंग अप्रेजल स्टैंडर्ड्स ऑफ क्रेडिट प्रपोजल, ठीक है, फ्रीक्वेंट रिव्यू of norms and fixing internal limit for aggregate commitments to specific sector of the industry or business, periodic review of the total credit portfolio based on quality parameter। तो यहां पे जो सही आंसर है वो क्या हो गया दोस्तों? इंप्रूविंग अप्रेजल स्टैंडर्ड्स ऑफ क्रेडिट प्रपोजल्स। ठीक है दोस्तों, सो मैक्रो लेवल एक्शन की अगर हम बात करें जो मिटिगेट करता है क्रेडिट रिस्क को, उसमें क्या क्या होता है? सो द रिस्क to the overall credit portfolio of the bank are
for norms and fixing internal limits for aggregate commitment to a specific sector or industry business so that the exposure are evenly spread over various sectors and the likely loss is retained within टॉलरेबल लिमिट। तो जो भी लोन एक्सपोजर है अगर उसकी बात करें तो इसको हर एक सेक्टर को टारगेट करके ही एक्सपोजर सेट किया जाना चाहिए, जिससे कि रिस्क को डाइवर्सिफाइड भी आप कर सकते हैं और आप टॉलरेबल रिस्क के तहत भी आ सकते हैं। सो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट, जिसे आप क्रिलिक कहते हैं, CRILC कहते हैं, हैज बीन सेटअप बाय। तो आप सभी को पता है सेंट्रल रिपोजिटरी of the information on large credit set up by the Reserve Bank of India. So Central Repository of Information on Large Credit is established by the Reserve Bank of India for scheduled commercial bank, all India financial institution and some non-banking financial companies with a number of goals including among others strengthening off-site supervision and early identification of financial distress. So अगर हम बात करें CRILC की अगर हम बात करें तो उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है दोस्तों, सो ये था हमारा सेशन जो कि किसके ऊपर बेस्ड था दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट और क्रेडिट रेटिंग के ऊपर। सो आप सभी को पता है कि ये हमारा जो समय है वो दिवाली का समय चल रहा है और दिवाली के समय पर आप सभी के लिए हमारी क्लासेस एज इट इज चलती जा रही हैं। सो आप सभी लोग दिवाली को एंजॉय भी करते जाइए और पढ़ाई भी करते जाइए दोस्तों। ठीक है, आपकी पढ़ाई बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप सिलेक्शन या क्वालिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं जहां पे आप अपने CIB एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। आपको हमारी क्लास की PDF मिल जाएगी JAIB CIB वाला टेलीग्राम चैनल पर, और आपको हमारे PW जो .live या PW ऐप है वहां पे आपको संकल्प बैच को सर्च करना है। सो आपको मिल जाएगी हमारी क्या PDF जो भी हमने पढ़ाई है। ठीक है, सो इसी के साथ आज की क्लास में हम आपसे लेंगे विदा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।